क्लास 9 स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके पेपर भी बहुत अच्छे से कंटिन्यू होंगे बेटा। और आज जो है बेटा, नेट की चूँकि हालत आपको पता ही है कि बंद होता है और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं होती। तो बहरहाल हमने रिस्क तो ले लिया है। कोशिश करते हैं कि आपके लिए वीडियो बना लें और रातों रात वीडियो अपलोड कर दें, ताकि कल का जो दिन है आपका सिक्योर हो जाए और आपके एमसीक्यूज पूरे हो जाएं। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर जो हमारा होगा बेटे, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एमसीक्यूज। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट सेक्शन के तमाम अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर की सीरीज के मुताबिक तमाम लेक्चर बेटा अपलोड कर चुका हूँ शॉर्ट सेक्शन के। लॉन्ग सेक्शन के आपके पास जो है वो चंद एक दो तीन क्वेश्चन जो है करवाने और इम्पोर्टेंट आपको थ्योरम बताने। तो थ्योरम पेज नंबर के साथ भी आपको बता दूंगा। फिलहाल हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न चली जाए, एक ही लेक्चर में शूट करेंगे। तो चलते हैं बेटा, आप स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। यस बेटा, हमारा आज का जो है सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज के हवाले से डिस्कशन है। वो कुछ इस तरह है कि 3 हिस्सों में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। पहला हिस्सा जो आपके पास एग्जाम के अंदर आता है पिछले 2-3 साल से, जो आपके पास बल्कि 2 साल से, क्योंकि न्यू बुक एडिशन है। तो पहला सवाल इस तरह आता है कि आइडेंटिफाई द रियल पार्ट इन द गिवन या इमेजिनरी पार्ट इन द गिवन। सवाल दे देता है और इससे कहते हैं कि बताओ इसमें रियल पार्ट कौन सा है। इस तरीके का सवाल दे देते हैं और उसमें से पूछते हैं कि रियल पार्ट कौन सा है। तो इसमें लॉजिक ये चुकी होती है कि बाहर आयोटा दे देते हैं, ब्रैकेट के बाहर जो बाहर आयोटा दे देते हैं, इससे रियल पार्ट अंदर का चेंज हो जाता है। अंदर तो आपको लग रहा है कि ये आयोटा वाला जो है इमेजिनरी है और ये वाला रियल है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बाहर क्या है, आयोटा है। इस आयोटा की वजह से दोनों नंबर चेंज हो जाएंगे। जो इमेजिनरी आपको लग रहा है वो रियल बन जाएगा और जो रियल है वो इमेजिनरी बन जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई। अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा आता है तो आप पहले आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे कि कौन सा रियल बन रहा है। ठीक है। लेट्स मल्टीप्लाई। आयोटा को बेटा इस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 तो बनेगा ही। इंक बेटा थोड़ी सी कम है मार्कर के अंदर, ये 2। और देन उसके बाद हमारे पास जो है बेटे 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होने के बाद आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। ये माइनस और आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा बन जाएगा। यहाँ आयोटा स्क्वायर बन गया और यहाँ आयोटा नहीं था, सिर्फ आयोटा साथ आ गया। ठीक है। तो यहाँ से ये 2 अपनी जगह पर, और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, ये माइनस का 2 आयोटा आपकी जगह। ठीक है। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस। अक्सर वक्त मैंने बच्चों को देखा ये 2 में से 1 को माइनस कर देते, माइनस की ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। सो 2 1 2, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 2 आयोटा। अब अगर इसमें से मैं पूछूं कि इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, जिसके साथ आयोटा नहीं है? ठीक है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो आपका आंसर होगा, माइनस को भी ध्यान देना है, माइनस का 2 है। अगर इनकेस ऐसा होता है कि आपके पास ये +2 होता है तो आपका रियल पार्ट क्या होगा, +2। एग्जाम के अंदर चारों ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन प्लस में दिए होते हैं और एक आपको माइनस में दिए होता है, तो आपने उसमें से बिल्कुल टू द पॉइंट कलेक्ट। ऐसा ना हो कि आपने माइनस वाले की जगह प्लस वाले ले लिए तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली। और अगर इसमें से इमेजिनरी पार्ट कहता है तो भी -2 है। इनकेस मैंने नंबर इस तरह रखा है, हो सकता है डिफरेंट हो, जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है। अब इसको देख लो, ये आपके पास 3 आयोटा मैंने बाहर दे दिया और अंदर एक नंबर है, और इसमें आपसे कहता हूँ कि बताओ रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से होंगे। इसमें इमेजिनरी पार्ट इत्तेफाक से सेम आ रहा है, -2 ही आ रहा है। ठीक है, इसमें चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, पहले तो साइन मल्टीप्लाई होंगे, फिर नंबर मल्टीप्लाई होंगे, फिर आयोटा। प्लस 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 3 3 9, और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई के आयोटा हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 6, साथ में आयोटा 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 स्क्वायर। अब ये 9 आयोटा अपनी जगह पर और -6 भी अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा -1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि आयोटा की स्क्वायर की जगह -1 आता है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस का 9 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 1 6। दोबारा कह रहा हूँ बेटा, 6 में से 1 को माइनस नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख लो, अब रियल पार्ट क्या बन गया, इसका 6 बन गया। तो आपसे रियल पार्ट अगर आप पूछे तो रियल पार्ट आपका क्या है, वो इसमें से 6 है, यानी जिसके साथ आयोटा नहीं है। और जिसमें से अगर इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछे तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा इसमें से जिसके साथ आयोटा है, दैट इज 9। ठीक है बेटा, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ हमारे पास कॉन्जुगेट मांगा जाता है। अक्सर का ऐसा होता है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देते हैं, हो सकता है कि 12 आयोटा ना भी हो और हो भी सकता है कि हो भी, और फिर आपसे कहते हैं बताओ कैसा कॉन्जुगेट क्या होगा। तो कॉन्जुगेट के हवाले से पहले बता दूं आपको कि कॉन्जुगेट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं बेटा, अगर इसका कॉन्जुगेट लेना हो तो इसमें से आयोटा पार्ट का जो हिस्सा होता है उसका सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का हो तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस का है तो उसका प्लस हो जाएगा। रियल पार्ट का जो साइन आपको दिया हुआ है ना, वही का वही रखना है।
ठीक है, रियल पार्ट माइनस में हो तो माइनस रखना है, प्लस हुआ तो प्लस में रखना है। ठीक है बेटा, लेट्स मल्टीप्लाई, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसे कॉन्जुगेट देते हैं। पहले मल्टीप्लाई करना है, आखिर में जब कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह बच जाएगा उसके रिस्पेक्ट से हम आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे। मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, साथ में आयोटा, अपॉन में भी 2 है, ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, साथ में आयोटा, और ये आयोटा मल्टीप्लाई के आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल, जस्ट रह गया आयोटा -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, ये आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट मांगा है। आप अक्सर औकात बच्चों को मैंने देखा है वो यहाँ से क्या कर देते हैं, सिर्फ इस माइनस को प्लस कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं, और एग्जाम में दिए वो भी ऐसा होता है। तो आपने इसको नहीं, बल्कि इस बाहर वाला आयोटा है या नंबर है जो भी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपके पास बनता है उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब अक्सर औकात कंफ्यूज के लिए बोर्ड वाले क्या करते हैं, आयोटा वाले को पहले दे देते, जबकि हमने एग्जाम स्कूल के अंदर बच्चों को बताया होता है टीचर ने कि पहला वाला रियल है, दूसरा वाला इमेजनरी है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे, आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है जिसके साथ आयोटा है वही इमेजनरी है, और हमने कॉन्जुगेट में साइन भी आयोटा वाले के चेंज करना है। सो लेट्स सिंपल, अगर आप इस आयोटा को आप इस तरह माइनस आयोटा +4 कर दे। अच्छा, बाज़ औक़ात एग्जाम के अंदर इसका आंसर यू नहीं बल्कि यू दिया होता है 4 माइनस आयोटा, ये 1 नहीं सॉरी आयोटा माइनस आयोटा। तो आप ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहो आयोटा को कौन सा माइनस आयोटा पहले है +4 बाद में। तो ये भी इस तरह भी आंसर दिया हो तो भी सही है, इस तरह दिया हो तो भी सही है। ठीक है बेटा, तो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल सिंपल, इसमें से बाहर मैंने कोई नंबर नहीं दिया, तो सिंपल आप क्या कर लोगे, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। आयोटा वाला पार्ट ये है, तो ये माइनस का आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 6, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। अगले की तरफ चलते हैं, इसको लिख लो बेटा। अच्छा बेटे, सो ये वाला आपने कर लिया, इसका कॉन्जुगेट मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, इसमें दो शुरू की डेफिनेशन है बेटा। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में आ जाता है कि स्टेटमेंट में इस तरह लिखा हुआ है कि द यूनियन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड डैश नंबर। तो वहाँ रियल नंबर होता है, यानी रियल नंबर वो नंबर है जो रेशनल और इरेशनल के यूनियन से बनता है। रेशनल और इरेशनल को मिलाओ तो आपके पास रियल नंबर बनता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है, a + आयोटा b के फॉर्म। इस शक्ल में अगर नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, डेफिनेशन जस्ट थ्रू मैंने लिख दी है, पॉसिबल है कि आ जाए वरना तो नहीं। अच्छा, ये दो सवाल है, इस तरह ये सोल्यूशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल लिया होता है और आपसे कहते हैं कि इसमें से x या y की वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे। और बात सवाल है 3x आयोटा y इज इक्वल टू 9 + 5y। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको इसको बेटा देखना है कि इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर लेने और रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लेने। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि यहाँ y हो, कि बाय मिस्टेक बेटा मैंने यहाँ y लिख दिया है, या आयोटा होगा। ठीक है, तो ये साथ में आ गया आयोटा। जनाब रियल पार्ट है 3x प्लस, अगर मान लो ये स्टेटमेंट आपको देख के आपसे कहे कि इसमें से x की वैल्यू बताओ, तो x कौन सा रियल है या इमेजनरी, इससे में रियल पार्ट के साथ है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो आप सिंपल क्या लेंगे, 3x इज इक्वल टू 9 और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 9/3, 3 1 जा 3 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जिस चीज की वैल्यू उसने मांगी है वो रियल पार्ट के साथ ज्वाइंट है या फिर इमेजनरी के साथ। अगर रियल के साथ है तो आप वहां से निकाल लेंगे, इमेजनरी के साथ है तो वहां। मान लो अगर इसमें से y की वैल्यू है तो सिंपल इस आयोटा वाले को आयोटा वाले के बराबर लेना है, आयोटा नहीं लेना, आयोटा वाले को, यानी y बराबर आ जाएगा किसके 5 के। और 5 की सीधी सीधी वैल्यू की कोई और नंबर तो यहाँ है नहीं जिसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, वहाँ सीधी सीधी y की वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली बेटा ये पार्ट आप खुद कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, सिर्फ ये वाले जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको एमसीक्यूज का, जरूरी नहीं कि यही वाला आ जाए, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जैसे आप चैप्टर उठा रहे हो उसके पीछे एमसीक्यूज देख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, कॉन्जुगेट से रिलेटेड, रियल पार्ट के से रिलेटेड एमसीक्यूज यही आ रही होती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से इतना ही बेटा। चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जरा क्विक से इसको लिख लें बेटा, फिर मैं बैठा देता। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज बेटा कर लिए होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया उसमें से गिने चुने 4-5 टॉपिक आपको बताए मैंने, वो काइंडली आप कर लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर बेटा कुछ सेलेक्टिव भी आपको वीडियोज बताऊंगा, ज़्यादा लंबे छोड़े कहानी नहीं बताऊंगा ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। अच्छा, ये याद करने के इसको बाद में चर्चा करते हैं, इसके साथ 2-3 और भी हैं। अच्छा, पहली चीज़ आपके पास होती है, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में सवाल दे रहे थे, लॉगरिथमिक फॉर्म में, और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है, या फिर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दे रही थी कन्वर्ट करना होता है आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में, और दिया किस में होता है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल का मतलब जिसमें आपको पावर दी हो, लॉग वो
कोई आपके पास ना हो, लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म वो होती है जिसके अंदर लॉग आपके पास मौजूद हो, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म मैंने एक बनाई है, वैसे बुक के अंदर है नहीं, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट के लिए बनाई है ताकि इसके साथ कंपेयर करके आसानी हो। तो बेटा वो मैंने बनाई है लॉग, और लॉग के यहाँ नीचे होते हैं बेस, क्या होता है बेस, और इसके साथ यहाँ मैंने लिखा है नंबर, इक्वल टू होता है पावर, ठीक है। अच्छा ये लिखा क्यों है बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको पावर बोलते हैं। तो इक्वल टू उस तरफ को फिर क्या बोलेंगे, इसीलिए मैंने सिंपल इसके साथ क्या लिखा हुआ है कि ये नंबर है। तो अब इन दोनों की एक्सचेंज देखो, एक्सचेंज यहाँ पर भी बेस नंबर और पावर है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी चेंज है, जबकि यहाँ पर भी बेस पावर और नंबर ही है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज है। इसलिए आपने क्या करना है, बस सिर्फ ये ढूंढना है कि बेस वहां कौन सी है, उसको लाके इसकी बेस की जगह रखना, और वहां पावर कौन सी है उसको लाके पावर की जगह रखना है, और जहां नंबर है उसको नंबर की जगह रखना है। अगर ये दिया हुआ उस पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको बेटा ये फॉर्म दी हुई है तो आप इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफॉर्म। बस ये आपने याद रखना है छोटा सा, देखो कैसे, मान लो ये वाला हिस्सा है, ये आपको देखो बेस क्या है 7 है, क्या है 7, पावर क्या है 3, और नंबर क्या है 343, इसके हिसाब से बेस पावर नंबर। आप इसको इस फॉर्म में चेंज करो, लॉग फॉर्म में चेंज करो, तो ये लिखो लॉग, बेस की जगह क्या आ जाएगा, बेस की जगह यहाँ 7 है तो 7, और पावर क्या है, पावर की जगह 3 है, और यहाँ पावर क्या है इक्वल के उस तरफ है तो यहाँ जाएगा 3, जबकि यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर की जगह क्या है 343, तो आप यहाँ लिखो 343, सिंपल। उसकी बेस की जगह, उसकी बेस को उठाकर इसकी बेस की जगह रखना है, उसके नंबर को उठाकर इसकी नंबर की जगह रखना है, उसकी पावर को उठाकर इसकी पावर की जगह रखना। और सिमिलरली ये चीज भी, मान लो यहाँ पर इस पहले वाले नंबर को मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म करके दे रहा हूँ। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये बेस क्या है 2 है, तो यहाँ लिख दो 2, इस सवाल को चेंज करके दे रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर क्या है पावर, तो पावर इक्वल के उस तरफ होती है, इसका मतलब ये वाली, तो इसके ऊपर लिख दिया आपने पावर इज इक्वल टू नंबर होता है, नंबर की जगह यहाँ 8 है, तो आपने यहाँ लिख दिया 8, देखो सीधा सीधा 2 का क्यूब इक्वल टू 8। ये ट्रांसफॉर्म करना है बेटा, सवाल कुछ भी आ जाए, वट एवर, कोई भी नंबर दे दे, अपॉन में दे दे, रूट में दे दे, कुछ भी दे दे, तरीका यही रहेगा। आपने सिंपल क्या करना है, ये वाले फॉर्मूलाज जो मैंने बना के दिए आपको, आपने याद करना है, और सिंपल उसकी बेस को यहाँ रिप्लेस करना है, इसको यहाँ पावर को यहाँ रिप्लेस करना है, और नंबर को भी सिमिलर है, ठीक है। ये दो टॉपिक आपके क्लियर हुए बेटा। अब आ जाओ यहाँ पर, इसके अंदर दो टॉपिक और सॉल्यूशन के, कैरेक्टरिस्टिक और मैट्रिक्स निकालने का होता है, वो कैसे निकालते हैं पहले वो देख लो, ठीक है। और साथ में एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जो साइंटिफिक नोटेशन है बेटा वो हमारे पास दरअसल होता है, वो डिपेंड जो टोटल करता है साइंटिफिक नोटेशन दरअसल इस तरह, एक्सपोनेंट की पावर कोई पावर बनती है, आपने उम्मीद है उसके अंदर एक्सरसाइजेस के अंदर तो पढ़ा होगा, तो इसीलिए आपके लिए आसानी होगी एक्सपोनेंट की पावर बनाना। तो मान लो मैं इस तरह एक सवाल बनाता हूँ आपके पास 0.001623, और आपसे कहता हूँ कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, बताओ इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या है। इसके 4 ऑप्शन आपको वैसे दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक पॉइंट एक नंबर के बाद होने चाहिए और वो नंबर 0 के अलावा होना चाहिए। तो आपने पॉइंट को 1 2 3 मतलब वहां मूव किया, लिखा 1.623, लेकिन एक्सपोनेंट की पावर क्या बनेगी, सवाल ये पैदा होता है। याद रखना बेटा, अगर आपने डेसिमल को राइट की तरफ लेकर गए तो पावर हमेशा माइनस में बनेगी। कितनी बार लेकर गए, 3 मरतबा राइट की तरफ, इसलिए माइनस। तो ये इसका आंसर होगा, और वो आपको ऑप्शन में गिवन होगा। और मान लो अगर पॉजिटिव हो लाइक दिस, अगर 263.596 जो भी नंबर दिया हो वट एवर आपको, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो, तो रूल के मुताबिक आपके पास पॉइंट एक ही नंबर के बाद होना चाहिए और वो एक नंबर भी 0 के अलावा होना चाहिए। तो आप इस तरफ लेकर आएंगे कि उस तरफ भी नॉन जीरो नंबर है, लेकिन चूंकि यहाँ अवेलेबल है तो आप यहाँ लेकर आएंगे सिंपल। ये 2.12, 2 पॉइंट आपने इसको यहाँ मूव किया, और एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट जो है 5, ये नंबर लिखो या लिखो, अगर इनकेस सारे नंबर आपको पॉइंट के अंदर गिवन है, यानी जो आंसर होगा अगर उसमें सारे नंबर लिखे तो आप सारे नंबर लिखेंगे, और अगर मान लो जो आंसर है यानी जो पॉइंट है उसके अंदर 2 डिजिट 3 डिजिट लिखे तो आप भी उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब देखो 2 डिजिट यहाँ है तो एक्सपोनेंट की पावर क्या बनेगी, 2, प्लस की या माइनस की। तो बेटा अगर आपके पास डेसिमल टूवर्ड लेफ्ट की तरफ आता है तो हमेशा ये पावर प्लस में बनी होगी, और ये आपका आंसर होगा, और आप ऑप्शन के अंदर ढूंढ लेंगे। अच्छा बेटा दोबारा कह रहा हूँ, नंबर पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी नंबर आपको दे दे वट एवर, आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहिए। वर्बली एक 2 लफ्ज बता रहा हूँ, अगर आपको समझना है तो वीडियो को रिवर्स करके आप दोबारा सुन लेना बेटा। पहली बात, साइंटिफिक नोटेशन के लिए 2 बातों का ख्याल रखना है, डेसिमल की हरकत लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। मेरे हिसाब से ये राइट है और ये लेफ्ट है, आप अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट को कॉम्बिनेशन देख लेना। अगर आपको डेसिमल को राइट की तरफ मूव करना पड़े तो हमेशा
साइंटिफिक नोटेशन की जो पावर होगी वो नेगेटिव बनेगी। लेकिन अगर आपको डेसिमल को लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़े तो बेटा पावर जो साइंटिफिक नोटेशन की बनेगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी, ये साइंटिफिक नोटेशन का भी टॉपिक जो है आपके पास हो गया। अच्छा, इसमें एक होता है कॉमन लॉ, एक होता है नेचुरल लॉ। अब ये नेचुरल लॉ कौन सा है और कॉमन लॉ कौन सा है, ये आपको जो है एमसीक्यूज के अंदर दिया जाता है कि द बेस ऑफ द नेचुरल लॉ इज डैश। बताओ कि नेचुरल लॉ का जो बेस है वो क्या है। ठीक है, और कॉमन लॉ कौन सा है और नेचुरल लॉ कौन सा है। तो बेटा याद रखना, नेचुरल लॉ होता है एल एन ई, एल एन, और जो कॉमन होता है वो एल ओ जी होता है। ठीक है, सो कॉमन लॉ, हमारा कॉमन लॉ की जो बेस होती है वो हमेशा 10 होती है, और जो जो हमारे पास नेचुरल लॉ की बेस होती है वो हमेशा ई होती है। तो अगर आपको द बेस ऑफ द नेचुरल लॉ पूछे तो वो ई, और द बेस ऑफ द कॉमन लॉ पूछे तो वो 10। ये चीजें आपसे पूछी जाती है और आपने ये बतानी होती है कि अगर आपसे पूछे द बेस ऑफ द कॉमन लॉ तो आप बताएंगे 10, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉ तो ये आपके पास हो जाएगा ई। ठीक है बेटा, इसको आप फटाफट से लिख लो। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक है उसको कवर करते हैं, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए पहले ये लिख लो, शाबाश। यस बेटा, सो आपको उम्मीद है जो अभी समझाया चैप्टर 2 के वो समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इसी चैप्टर 2 के हमारे पास दो चीजें और होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक मेंटिसा। स्पेलिंग बेटा जरा देख लेना, मिस्टेक हो सकती है। मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, आपको मेंटिसा के हवाले से एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज आता है कि द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड डैश। लॉगरिथम का जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको क्या कहते हैं। तो बेटा जो फ्रैक्शनल पार्ट है, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज मेंटिसा। ठीक है, ये वर्बली बता दी मैंने, आपने याद रखना है। इसको जबानी कहीं लिख लो या फिर एमसीक्यू जब आप रीड करोगे एग्जाम के अंदर तो आप याद रखना द फ्रैक्शनल पार्ट, यानी डेसिमल वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, मेंटिसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। अच्छा, दो तरीके से कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आता है बेटा। या तो नंबर इस तरह डेसिमल्स में दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कोई भी नंबर आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको जो है उस तरीके से बता रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें से कैसे निकालेंगे। सो बेटा आपने क्या करना है, वही साइंटिफिक नोटेशन वाला काम करना है जो मैंने अभी भी आपको सिखाया। यानी डेसिमल को देखना है, ऐसे नंबर के बाद लेके जाना है जो जीरो के अलावा हो, लाइक दिस। आपने 1 2 3 और ये 4 आपने कन्वर्ट कर दिया इसको 4 मरतबा पहुंचता है, तो एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगी -4। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो पावर बनती है ना बेटा, यही कैरेक्टरिस्टिक होता है, सी एस सीरीज कैरेक्टरिस्टिक -4। अच्छा, इस माइनस को हमेशा एग्जाम के अंदर आपको इस तरह दिया होगा 4 के ऊपर बार, या माइनस दिया होगा या ऊपर बार दिया होगा, इस तरह बार, तो इसका मतलब भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा। ठीक है, ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से आ सकता है। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास पहले से ही उसमें दिया हो, एक पॉजिटिव पहले लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। लेट सपोज मान लो आपके पास सवाल है 6.667 एक्सपोनेंट की पावर जो है ये लेट सपोज -12। ठीक है, अब ये है क्या, अगर आपने फिजिक्स बेटा थोड़ी बहुत टच की हो तो फिजिक्स के हवाले से आपको आइडिया होगा कि ये दरअसल 6.67 एक्सपोनेंट के ऊपर -11 जो होता है वो होता है। अच्छा बेटे, सो एक पॉजिटिव अगर आपने देख ली हो ये चीजें तो इस लिहाज से अगर फिजिक्स में आपने देखा हो तो 6.67 एक्सपोनेंट की पावर पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है जो कांस्टेंट होती है, ग्रेविटेशनल आई थिंक कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी होता है उसकी वैल्यू है। अच्छा, आप देखो इसमें मैंने थोड़ी चेंज क्या की है, पॉइंट देखो 2 नंबर के बाद, यानी पॉइंट से पहले 2 डिजिट। आपके साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट कितने नंबर के बाद होता है, 1 के बाद, इसलिए इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो 6.67 एक्सपोनेंट की पावर बन जाएगा -12। एक नंबर और कम हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ आए तो एक पावर प्लस होगी, ये हो जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट की पावर -11। ये करवाने का मकसद ये है बेटा आपको कि ताकि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको जो चीज साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में दी है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में ही हो और डायरेक्ट उसकी पावर ही क्या हो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो, ऐसा नहीं है। आपने डेसिमल को फिर भी चेक करने के, डेसिमल आपके पास एक नंबर के बाद है, यानी डेसिमल से पहले डिजिट कितने हैं, 1 है 2 है 3 है, उस हिसाब से देखकर कैरेक्टरिस्टिक को आपने क्या करना है, पहचानना है। अब लाइक दिस टाइम अगर आप देख लो तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो अब जो भी पावर होगी वो आपके पास क्या होगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक इज -11, या और करके आप इसको 11 बार भी कह सकते। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं कि नेगेटिव भी दे, हो सकता है पॉजिटिव भी दे, तो इसीलिए ये चीज आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालने की ये आपने जान लेनी है। हो सकता है आपको इस तरह नंबर दे दे 4 5 3 2 और आपसे पूछे कोई भी नंबर दे रहे 4 5 3 4, आपसे कहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गिवन नंबर इज डैश, तो आपने एक ही चीज याद रखनी है बेटा कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अगर साइंटिफिक नोटेशन ना हो तो आपने ये देखना है कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, डिजिट का मतलब तादाद, नंबर की तादाद, 1 2 3 4, 4 है। अगर जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट आते हैं उसमें से एक कम करने वो आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, लाइक दिस। ये 4 है तो 4 में से 1 को माइनस करो, क्या बनेगा
ये आपका बन जाएगा 3। तो आपका करेक्टरिस्टिक क्या बना 3। ठीक है बेटा, इस तरीके से। यानी अगर साइंटिफिक नोटेशन वाली कहानी ना हो और सिंपल नंबर हो तो आपका काम क्या है, डेसिमल से पहले देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। यानी जितने तादाद है 5 है तो उसमें से एक कम कर दो 4, 6 है तो उसमें से एक कम कर दो आपके पास 5। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ डिजिट में से एक कम करने को करेक्टरिस्टिक है लॉगरिथम के अंदर। ठीक है बेटा, यही बस इतना ही काफी है इसके लिए इस लॉगरिथम के अंदर। इसी में से इंशाल्लाह एक एमसीक्यूज आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं, जरा क्विक को लिख लो। और जरूरी नहीं कि यही वाले क्वेश्चन हो, आपने बोर्ड की जो बुक है आपके पास यानी जिससे आप पढ़ते हैं उसके बैक साइड पे इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेने जो मैंने आपको बता दिए। यानी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, मेंटिसा क्या होता है और नेचुरल लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग इसकी बेस क्या होती है, ये बुक के पीछे भी दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप उसको रिवाइज करके भी देख लेना। ठीक है बेटा, फटाफट से उतारो, शाबाश। यस बेटे, सो आपने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जो आपको टॉपिक्स बताएं उसको काइंडली अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है बेटा, चैप्टर 3 की तरफ मूव करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले बेटा चैप्टर 3 के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो फार्मूलाज से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, मैंने अक्सर औकात एग्जाम के अंदर इन 3 फार्मूलाज के देखे हैं एमसीक्यूज, इसीलिए आपको इन तीनों से करवा रहा हूँ। कोई और भी फार्मूला आ जाए तो चैप्टर 3 के लिए मैंने पूरे फार्मूलाज लिखवाए हुए, आप जाके क्लास 9 के लेक्चर में से ढूंढ लेना। 3.2 में मैंने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर लिखवाए हैं, आप वहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। अगर इस फार्मूले का या इस फार्मूले का कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो ये दोनों सेम होते हैं बेटा फॉर्मूले। इसमें फर्क क्या होता है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। वही चीज यहाँ पर भी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में प्लस की जगह क्या है माइनस, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इक्वल टू 4ab होता है, यानी जो बीच में माइनस हो वो 4ab के बराबर होता है और जो बीच में प्लस हो वो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होता है। हालांकि दोनों सूरतों में a प्लस बी और a माइनस बी ही होता है वैल्यू। ठीक है, सो मान लो मैं यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आपको दे देता हूँ 5 और a माइनस बी की वैल्यू भी आपको दे देता हूँ 5। वैसे कुछ भी वैल्यू आपको दे सकते हैं, रूट के अंदर भी दे सकते हैं, नॉर्मली कुछ भी दे सकता है। आपने बस अपना दिमाग लड़ाकर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे निकालेंगे। a प्लस बी की जगह भी यहाँ 5 इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी की जगह भी 5 और इसके ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और ये ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपनी जगह पर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और ये भी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपनी जगह पर। बेटा 25 और 25 50 होते हैं, लेकिन यहाँ से 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इत्तेफाक से देखो 2 1 और 2 25 और आंसर भी क्या आ रहा है 25 ही आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये चीजें आपने देख लेनी है, फॉर्मूले में सिंपल पुट करके स्क्वायर लेके सॉल्व करना है। इस साइड में क्या करना है, इस साइड में ये करना है कि अब ये प्लस होता पहले प्लस होता माइनस हो जाएगा। वही a प्लस बी की जगह यहाँ भी 5 है, 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ रहा था अब यहाँ क्या गया माइनस, ये भी जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, वही वाला यहाँ पर भी 25 इज इक्वल टू 4ab। तो 25 से 25 कैंसिल, 0 4 मल्टीप्लाई 0 के नीचे आके डिवाइड। अच्छा यहाँ पर बच्चों को मैंने अक्सर औकात देखा है वो 0 को 4 से डिवाइड करने के बाद भी 4 लिख लेते हैं और एग्जाम के आंसर में भी 4 दिया होता है। इसीलिए आपने याद रखना है 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो वो 0 ही रहेगा, इसीलिए यहाँ ए बी की वैल्यू क्या रहेगी 0। बेटा आपने काइंडली इन दो फॉर्मूलाज के किसी भी सवाल के लिए रेडी रहना है कि कोई भी वैल्यू दे रहे हैं आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, इस पार्ट में देख लीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें अक्सर औकात आपको इस तरह दिया होता है कि मैंने अक्सर औकात एमसीक्यूज को ऑब्जर्व किए, को इस तरह दिया होता है 2 और फिर यहाँ दिए होते हैं √2। ठीक है, और साथ में फिर यूं बीच में प्लस दिया होता है सॉरी, और फिर यहाँ दिया होता है 2 माइनस √2। इस तरीके से आपको सवाल दिया होता है और आपसे पूछने बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो बेटा आपने नॉर्मल एक छोटी सी अकल की काम जो है ना अकल का इस्तेमाल करके अपना काम निकालना है। या देखो सेम ब्रैकेट है दोनों, बस फर्क क्या है एक प्लस एक माइनस, तो समझ जाओ ना ये आपके पास a प्लस बी या माइनस बी फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दे तो तब भी ठीक है, यानी पहले इस नंबर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो फिर इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो फिर वेरी गुड है। देखो कैसे 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2, आप इसको इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो क्योंकि यही वाला साइड आपके पास है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। लेफ्ट साइड में पुट करोगे तो a की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 2, 4 में से 2 गया तो आंसर भी क्या आ गया 2। इस तरीके से आपको सवाल दिए होते हैं। अच्छा कुछ और एमसीक्यूज इस तरह इस फॉर्मूले के मैंने देखे, आपको इस तरह दिया होता है लेट्स सपोज √x प्लस √y और यहाँ दिया होता है √x माइनस √y। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह दिए होते हैं और आपसे कहते हैं पॉइंट के अंदर इसका आंसर बताओ। मजे की बात है कि इसके ऊपर क्या दिया हुआ है
रूट दिया हुआ है। तो आप वही देखते हैं a प्लस बी ए माइनस बी है, तो आप क्या करते हैं सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर टिक कर लगा देते हैं। ऐसे नहीं है बेटा, ए की जगह अंडर रूट एक्स है तो आप लिखोगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस, और बी की जगह अंडर रूट वाई है तो आप अंडर रूट वाई का स्क्वायर। देखो ए की जगह अंडर रूट एक्स, यहाँ पे ए की जगह अंडर रूट एक्स, या बी की जगह अंडर रूट वाई, यहाँ पे अंडर रूट वाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ रह गया एक्स, यहाँ रह गया वाई। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि पावर स्क्वायर वाले को नहीं चूज करना, आपने किसको चूज करना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होंगे तो डेफिनेटली सिर्फ पावर वन वाली टर्म बचेगी आपके पास। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो बेटा। इस तरीके से और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने रेडी रहना है इस फॉर्मूले के लिए। ये तीनों फॉर्मूलाज आप छाप ले बेटा जरा फटाफट से, और प्लस इसके एमसी हर नाल के एमसीक्यूज के लिए रेडी रहना है, स्पेशली फॉर दिस। कुछ सब बता लो बेटा सब। यस बेटे, सो हमारे पास जो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन दी होती है कुछ। इन एक्सप्रेशन की जो टाइप्स होती है वो रेशनल इरेशन के अलावा जो इसके अंदर छोटी पार्ट्स होती है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मल्टीनोमियल होती है। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा जो एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मल्टीनोमियल है, मोनोमियल है, कौन सी वाली है। तो उसमें पहचान के अक्सर औकात बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करना आपको सिखा दिया है। देखो बेटा, मोनोमियल का मतलब है ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म हो, एक टर्म। अब लाइक दिस, अगर मैंने 2x दे दिया तो सिंपल आपको पता चल गया भाई 2x एक ही नंबर है, ठीक है, 2x एक ही टर्म है, इसीलिए मोनोमियल कहलाएगी। लेकिन अगर इसके बरक्स मैंने आपको इस तरह दे दिया 3x प्लस 2x, तो अब आप नॉर्मली अगर देखा जाए आप कहेंगे ये तो दो टर्म है। कितनी टर्म है? दो टर्म है। हालांकि ऐसा आप अगर थोड़ा लॉजिकली आप सोचे तो ये देखो 3x और 2x दो एक ही x वाली टर्म है, तो आप इनको प्लस करोगे क्या बन जाएगा 5x, यानी ये एक ही नंबर है, आपको छोड़ के दे दिए। ठीक है, तो ये चीज आपने देखनी है कि हाँ ये नंबर दोनों सेम है, सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर सॉल्व हो सकते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कि सॉल्व करने के बाद वो कौन सी एक्सप्रेशन बन रही है। ठीक हो गया, अब दोनों को मैंने प्लस किया, 5x बन गया, 5x इज अ मोनोमियल। ये चीजें देखनी है। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब ऐसी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक जिसके अंदर दो टर्म्स हो, लाइक 3y प्लस 2, ये दो टर्म है, एक y वाली टर्म है, एक कांस्टेंट नंबर, दो टर्म है। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ी चेंजिंग करके दे दी। देखो, अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 3y प्लस 3 माइनस 2, अब आप कहेंगे सर इसके अंदर तो तीन टर्म्स आ गई। तो तीन टर्म्स नहीं है, हालांकि देखा जाए तो मैंने नंबर को डिसॉल्व कर दिया। देखो 3 और 2 को आपस में थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो दो नंबर है, नंबर तो सॉल्व हो सकते हैं, y वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती है, x वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपस में सॉल्व हो सकती है, जो भी सिमिलर टर्म्स होंगी वो सारी सॉल्व हो सकती है। लाइक जैसे कांस्टेंट नंबर है तो आपस में सॉल्व हो सकती है। 3y अपनी जगह पर और 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस। तो लाइक दिस, अब अगर आप इसको देखोगे तो बेटा दो ही टर्म्स हैं और इस तरह भी ये बाइनोमियल होगा। ठीक है, उम्मीद है जब आपको कोई भी इस तरह सवाल आ जाए तो आप लॉजिकली इसको पहले सोचेंगे कि कौन सा है। ठीक है, थर्ड देखो ट्राइनोमियल, ट्राई नाम से जाहिर है कि ऐसा टर्म, ऐसे एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म लाइक दिस 2x माइनस 3y प्लस 2, x वाली टर्म भी एक ही है, y भी वाली एक ही है और कांस्टेंट नंबर भी एक ही है, इनको आपस में सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, ये आपके पास ट्राइनोमियल है। अब इसके बरक्स यहाँ देख लो, यहाँ है 2x माइनस 3y, x वाली भी एक है, कोई और नहीं है, सॉल्व नहीं हो सकता, रहने दो। 3y, y वाली भी कोई और टर्म नहीं है, सॉल्व, लेकिन नंबर दो है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2x माइनस 3y और प्लस 2 माइनस 7, सात में से दो जाएंगे तो माइनस का 5 रह जाएगा। अब आप इसको देख लो, इनके अंदर तीन टर्म बची, ऊपर वाले तो बाजार लग रहा है 4 टर्म है, यानी 3 से ज्यादा, तो मल्टीनोमियल कहेंगे आप उसको, लेकिन नहीं, जब सिमिलर है आप सॉल्व कर सकते हैं तो आप उसको सॉल्व करें और फिर चेक करें कि कौन सी एक्सप्रेशन है। सो दिस टाइम दिस इज ट्राइनोमियल। और मल्टीनोमियल के अंदर क्या होता है बेटा, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो, उसको मल्टीनोमियल कहते हैं। अच्छा बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है ऑर्डर ऑफ सॉर्ट का। आपको सॉर्ट, अच्छा सॉर्ट है क्या? ठीक है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक मर्तबा रेडिकल साइन आ जाए। ठीक है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कम से कम एक मर्तबा रेडिकल साइन आ जाए, उस रेडिकल साइन की वजह से सॉर्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेक किया जाता है कि कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, सो अब ऑर्डर कैसे पता चलता है बेटा, इसके इंडेक्स से पता चलता है कि कौन से ऑर्डर का है। जो इंडेक्स होगा वही इसका ऑर्डर होगा, जो इसका इंडेक्स होगा वही इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, इसका इंडेक्स देखो, अगर नॉर्मल देखा जाए तो स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहेंगे सर ये तो 2 है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब आपके पास इसकी इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। कौन सा ऑर्डर का होता है? फर्स्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, अच्छा नॉर्मली ये इसको आप सेकंड ऑर्डर बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसका जो वो है वो सेकंड, अलबत्ता ये सेकंड ऑर्डर का ही है, अलबत्ता ये सेकंड ऑर्डर ही है क्योंकि इसका रूट की वैल्यू 1/2 होती है। इसका ये आपके पास थर्ड ऑर्डर का है। कौन सा? थर्ड ऑर्डर का, यानी जो इंडेक्स होगा उसी से आप पहचानोगे कि आपके पास कौन से ऑर्डर का सॉर्ट है।
फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है। यहाँ ऑर्डर तो नहीं लिखा, लेकिन आपको पता है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, इसका जो इंडेक्स है वो क्या है 2 है। ठीक है, इस तरीके से सॉर्ट की आप पहचान करेंगे। ये कौन सा होगा, फोर्थ ऑर्डर सॉर्ट। इसी तरह और भी कई सारी आ सकती है बेटा, तो सॉर्ट की भी आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर की भी तकरीबन इतनी बेटा, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। क्विक से इसको उतार लो बेटा, शाबाश बेटा। सो चैप्टर 3 के एमसीक्यूज आपने समझ लिए होंगे। चैप्टर 4 के अंदर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि चैप्टर 4 का नाम फैक्टराइजेशन है, तो टोटल फैक्टराइजेशन के हवाले से बात हो रही होती है। फैक्टराइजेशन चूंकि फॉर्मूलाज की मदद से होती है, इसीलिए फॉर्मूलाज के थ्रू बता देता हूँ। मान लो आपको इस तरह एक नंबर दिया है, बल्कि एक्सप्रेशन दिए 3x² - 38x, या कोई भी नंबर दे सकता है, और आपसे ये कि बताओ इसके फैक्टर क्या, और आंसर के अंदर 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको तुक्के से तो नहीं पता चलेगा ये कौन सा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन तो उम्मीद है बेटा आपको थोड़ी बहुत आती होगी। फर्स्ट लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 × 13 क्या आता है 39, और 39 क्या क्या ले लेंगे, फैक्टर्स ले लेंगे बेटा। दोबारा वही 3 से करेंगे, 3 13 जा और 13 1 जा। तो बेटा अब फैक्टराइजेशन जो मिड टर्म की होती है वो इस तरह होती है कि आप मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है उसका एलसीएम लेते हैं, और एनसीएल से जो फैक्टर आते हैं इनमें से 2 ऐसे फैक्टर तलाश करते हैं जिनके मल्टीप्लाई करने पर वापस वही आंसर बने, पहले और आखिरी का, और प्लस या माइनस करने पर बीच वाली टर्म बने। सो देखो बेटा, अगर 3 और 13 को आपस में प्लस माइनस करें तो 10 बनेगा। ठीक है, और अगर 3 और 13 को मल्टीप्लाई करें 39 तो बन जाएगा, लेकिन 13 में से 10 जाएंगे, 3 जाएंगे तो 10 बच जाएंगे। इसीलिए ऐसा आपस में नहीं हो सकता इन दोनों से। तो हम क्या करेंगे, 3 13 जा 39, यानी 3 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 39, 3 13 जा 39। जबकि अगर देखा जाए तो साथ में अगर मल्टीप्लाई करने पर तो ये बन रहा है 39। अब एक 39 फैक्टर हो गया और दूसरा 1 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे आप, अगर आप 39 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 39 ही आएगा, और 39 में से अगर आप 1 को माइनस करते तो क्या बनेगा 38। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आराम और सुकून से माइनस का 39 लेकर प्लस का 1 ले सकते हैं, और माइनस का क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा आपके पास जनाब 38, तो बीच वाली टर्म बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा माइनस का 30, अच्छा यहाँ पर फिर माइनस होगा, सॉरी टू से चेक कर लेंगे इसको, माइनस से या प्लस से फैक्टर्स आने चाहिए। देखो जरा कैसे बनेगा, और से देखो, अब ये जो बीच का माइनस का 38 है उसकी जगह ये लिखेंगे, लिख लेते हैं जरा, देखो क्या बनेगा। ये आपके पास बन जाएगा बेटा 3x² अपनी जगह पर, बीच वाली टर्म को इन दो नंबर में तोड़ दोगे, -39 साथ में ये वाला x, फिर प्लस का 1 साथ में x, और माइनस का 13। ठीक है बेटा, अब देखो जरा इसमें से अगर आप इन दोनों में से देखो तो 3 कॉमन आ रहे हैं, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लो और दोनों में x भी कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा x -13, क्योंकि 3 13 से दोबारा 39, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे और रह जाएगा x -13। देखो बेटा अगर यहाँ प्लस लगाता तो यहाँ भी प्लस आ जाता, और ये दोनों सेम नहीं आते और मिड टर्म के आंसर सेम नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दी। ठीक है, अब देखो x -13 और x -13 इसमें से एक मरतबा, और दूसरा रह जाएगा 3x + 1, तो ये इसके फैक्टर है बेटा। एक तरीका तो ये है कि आप इसके मिड टर्म को ब्रेक कर दो और इस तरह सॉल्व कर दो, और इन केस अगर आपको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आता तो जो 4 ऑप्शन है चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक करो, सवाल बनना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, मान लो अगर ये फैक्टर मुझे दिए हो उसके अंदर और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर वाला सवाल बनना चाहिए। कैसे सर, देखो x को इस पहले इस x के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो 3x + 1, और फिर इस -13 के साथ भी इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। देखो जरा ऊपर वाला सवाल बनता है, x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x² बन जाएगा, प्लस अपनी जगह पर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x, माइनस प्लस माइनस 13 3 जा 39, साथ में x माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, और 13 1 जा 13। तो देखो जरा ये 3x² और 39 x में से अगर एक लिख जाएगा तो माइनस का 38x और ये माइनस का 13। अब देख लो बेटा ये ऊपर वाला सवाल दोबारा आ चुका है। तो इन केस अगर आपके पास ऐसा हो कि आपको मिड टर्म ब्रेक करना नहीं आता हो तो आप क्या करेंगे, जो दिए हुए फैक्टर्स होंगे अगर उसमें से आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा है, तो हर एक को अलग अलग मल्टीप्लाई करना, जिससे दोबारा वो सवाल बने जिसके आपको फैक्टर मांगे तो समझ जाना वही उसके फैक्टर। ठीक है बेटा, जरा टाइम ज्यादा ले ली मैंने इस पे। इसमें देखो इसमें एमसीक्यूज कैसे आता है, इसमें एमसीक्यूज ऐसा आता है बेटा कि आपको एक टर्म दी होती है लाइक दिस x² - 4x दी इस तरह, और आपसे कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू बिकम इट परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसके साथ ऐसा क्या प्लस करें कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी ये फॉर्मूला का राइट हैंड साइड बन जाए।
ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको ये ढूंढना होता है कि इसके बी वाली टर्म क्या है। असल में दरअसल ये इस फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी दूसरी शक्ल किस तरह होती है, इस तरह होती है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको ढूंढना है बी स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है। वो कैसे मिलेगी आपको, वो मिलेगी इसी बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म असल में क्या होती है, 2, ये क्या बन गया 4। तो ये किससे मल्टीप्लाई के 4 बने, 2 से। इसका मतलब है कि ये वाली जो नंबर है वो दरअसल 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसीलिए आप इसके साथ 4 को ऐड करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर आपको जो ऑप्शन दिया होगा वो 4 भी दिया होगा, 2 भी दिया होगा और भी नंबर दिए होंगे, दरअसल आपका 2 होगा। यानी आपने इस बीच वाले नंबर को टोटल गेस करना है कि ये किस से मल्टीप्लाई करने पर बना है। बीच वाली टर्म तो 2 होती है ना, तो अगर यहाँ 6 होता तो मैं समझ जाता कि यहाँ 3 2 6 हुआ है, ठीक है। यानी 3 इजाफी कहीं ना कहीं से आया है और वो 3 इसी से आया होगा। और यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि उस नंबर का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 9 आएगा। यहाँ 4 8 होगा तो हम बोलेंगे यहाँ 4 आया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। जो भी नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये बना हो उसी का स्क्वायर यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई। इनकेस अगर ऐसा हो आपको दिया हो वाई स्क्वायर, चलो एक्स में ले लेते हैं क्योंकि एक्स में ज्यादातर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आपसे कहते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टर्म दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। इसके साथ ऐसा क्या प्लस करेंगे क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वेरी सिंपल मेरा बच्चा, यहां से देखो राइट हैंड साइड का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये दोनों टर्म आपको दी हुई है, लेकिन 2ab वाली टर्म नहीं है। अब 2ab वाली टर्म वाली जो है वो कहानी गायब है। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं तो यू है कि ये टर्म नहीं है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको बी स्क्वायर वाली टर्म दे रखी है। तो अब देखो इस नंबर को देखना है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक x से एक 1 अपॉन x है। अगर इस 2ab में इस तरह करके 2 लिखो और a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन x लिखोगे तो डेफिनेटली इस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल और यहाँ रह जाएगा 2, यानी 2 1 2। सिंपल, यहाँ पर क्या लगाना है 2 लगाना, ठीक। आपने ये लॉजिक ढूंढनी है। अगर ऐसे रेसिप्रोकल वाला कोई नंबर आता है तो सिंपल बीच में 2 ही आएगा, ठीक है, या +2 या -2। अगर -2 हो तब भी आंसर करेक्ट है, +2 होगा तब भी माइनस करेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में चाहे माइनस आ जाए या प्लस आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बनता ही है, ठीक है बेटा। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैंने बताया आपको, इसके हिसाब से आप बुक में देख लीजिएगा। सिमिलरली ये प्लस का ये माइनस का मैंने आपसे कह दिया कि दोनों बिल्कुल सेम है हमारे पास, ठीक है। चाहे माइनस का आ जाए या प्लस का आ जाए, दोनों फॉर्मूलाज का आप लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आएगा। अगर कुछ से कुछ आप लोग चैप्टर 4 के अंदर जो है फैक्टराइजेशन या अमूमन इस तरह आती रहती है, और फैक्टराइजेशन के अलावा आपको जो है वो इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं आता। फॉर्मूलाज याद रखने हैं आपने और ये चीज याद रखनी है। चैप्टर 5 से अच्छी एमसीक्यूज आती है, वो बताता हूँ, फटाफट से इसको लिख लो। बस अ लिटिल बिट थोड़ी सी थी इसके अंदर, ठीक है, जल्दी से। सो चैप्टर 4 के एमसीक्यूज आपने देख ली होगी इसी तरीके से। चैप्टर 5 के एमसीक्यूज देख रहे बेटा। चैप्टर 5 की जो एमसीक्यूज है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अब देखो जरा, ये जो पहला मेथड आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये 2 बॉक्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये वाला डिवीजन मेथड, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे आता है, आपको 2 नंबर दे देते हैं इस तरीके से, कोई साथ में एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, कोई नंबर भी सिंपल हो सकते हैं। उस नंबर में से आपसे कहेंगे बताओ कि इसका एचसीएफ क्या है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका जान लो बेटा। सबसे पहले आपने जो पहला नंबर है उसको यहाँ लिखना है 72 x की पावर 4 y की पावर 5 और z की पावर स्क्वायर। जो भी नंबर हुआ, 2 नंबर दियो, 3 नंबर दियो, जो कुछ भी आपको दियो, आपने क्या करना है सिंपली उसका एलसीएम ले लेना है और यहाँ लिख देना उसके फैक्टर। 2 3 6, 2 6 12, इन इसका हाफ 2 12 और सॉरी नॉट 2 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 9, ठीक है, और फिर 3 3 और आखिर में 3 1। ये जितने फैक्टर यहाँ बने उसको यहाँ लिख दो। आपने क्या करना है, जितनी बार 2 आया है उतनी बार उसकी पावर बनानी है। यानी आपके पास इसका आया है 2 की पावर क्यूब, 3 मरतबा 2 आया है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 मरतबा 3 आया है, इसने आपने इस तरह लिख दी। जितनी बार 2 आएगा उतनी पावर बना लो, जितना कोई भी नंबर आएगा उतनी उसकी पावर बना, ठीक है। साथ में देखो x की पावर क्या है 4 है, मल्टीप्लाई y की पावर 5 है, मल्टीप्लाई z की पावर स्क्वायर है। ये आपने क्या किया सरल बनाया। फिर आपने दूसरा नंबर लिखा 120x क्यूब, जो भी नंबर आपको दिया हो तरीका वही रहेगा, ठीक है। y की पावर 6, z की पावर 8, और आपने क्या किया 120 को एलसीएम दिया, 120 2 6 12, 0 अपनी जगह पर, 2 3 6, 0 अपनी जगह पर, 2 15 और आखिर में 3 5 और आखिर में 5 1। तो आपने क्या किया, जिस फैक्टर आपने यहाँ लिख दी क्या, तो सबसे पहले 3 मरतबा 2 आया तो आप लिखा 2 की पावर क्यूब, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 3 एक ही है और मल्टीप्लाई 5 भी एक ही है, लेकिन साथ में x की पावर 3 है और y की पावर 6 है और z की पावर 8। ये आप यहां तक जब कर लेंगे, फिर HCF क्या होता है यहाँ पे,
HCF का मतलब है इनमें से जो कॉमन चीजें हैं, जो एक जैसी चीजें हैं, वो आपका आंसर है, HCF है। तो देखो जरा कैसे निकालते हैं, कॉमन चीजें कैसे निकालते हैं बेटा। सबसे पहले देखो इसमें भी 2 का क्यूब है और इसमें भी 2 का क्यूब है, ये आपका जो है HCF की पहली चीज कॉमन आ गई, तो आपने यहाँ लिख दिया 2 का क्यूब। उसके बाद 3 देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसमें से कॉमन कितना हुआ 1, आपने यहाँ से लिखा 3 1। x यहाँ 4 है जबकि यहाँ कितने 3 है, तो आप इसमें से 3 ही ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, ठीक है, छोटे वाला रकम लेना है। y यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो आप इसमें से कितने लेंगे 5 ही लेंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा कॉमन आ नहीं सकते, उसमें 6 नहीं है। z यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, आप कितने लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर, 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, x की पावर वही क्यूब, y की पावर वही 5 और z की पावर वही, तो मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 8 3 जा 24 और वो x की पावर क्यूब, y की पावर 5 और z की पावर स्क्वायर। ऐसी टर्म आपको आंसर में दी होगी और आपने आइडेंटिफाई करना है, यानी रफ वर्क में आप इस तरह सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम की शीट होगी उसके लास्ट पे आप सॉल्व करना, इस तरह जो टर्म बनेगी वो आपका HCF होगा। इसको क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स, जो एक जैसे नंबर होंगे फैक्टर होंगे वो आपका HCF है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि LCM इसका कैसे निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से, जो नॉन कॉमन फैक्टर है, जो एक जैसे नहीं है, वो यहाँ लिखने हैं, ये तो HCF हो गए। नॉन LCM निकालते कैसे, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर से। तो इसका कॉमन फैक्टर कौन सा था, कॉमन फैक्टर ये सारे, यानी ये पूरा, ठीक है, ये सारे कॉमन फैक्टर से मिलाकर आपने लिख दिया। यानी कॉमन फैक्टर आपने पहले निकाला वो कौन सा था, ये आपका आ गया 24, x की पावर क्यूब, y की पावर 5 और z की पावर स्क्वायर, ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब आपको चाहिए नॉन कॉमन, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा LCM आएगा। तो नॉन कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो जरा, आपने लिखा यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल, ये दो तो पूरे पूरे सेम थे, कोई नॉन कॉमन इसमें नहीं है। इस 3 या 3 का स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है पावर 1, एक 3 जो था वो नॉन कॉमन था, एक जैसे नहीं था, क्योंकि यहाँ एक ज्यादा 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, कितने x जो है वो नॉन कॉमन थे, एक कॉमन नहीं था, तो आपने क्या लिखा यहाँ एक x भी लिख दिया। फिर देखो y के अंदर कितना फर्क था, y के अंदर भी एक ही फर्क था, जितना फर्क था वही आपके पास नॉन कॉमन है। z के अंदर कितना फर्क था, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, तो 6 का फर्क है, आपने z की पावर लिख दी 6, ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। आप यहाँ लिख दो नॉन कॉमन फैक्टर और इसको मल्टीप्लाई करो 3xy इंटू जेड की पावर 6, इसको और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो और देखो आपका जो LCM है वो कैसे आता है। LCM कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर है 24 x क्यूब y 5 और z स्क्वायर, और जनाब आपके पास नॉन कॉमन है 3xy z की पावर 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 72 बन जाएगा डेफिनेटली। x क्यूब को x से मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 4, y5 को y से मल्टीप्लाई करोगे y की पावर जनाब 6 हो जाएगा, z की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो z की पावर 8। ये आपके पास आ गया LCM। आपने फॉर्मूला याद रखते हैं, अगर हो सकता है कि आपको इस तरह कह दे कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो वो LCM होता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड है दोनों, चाहे LCM मालूम करने के लिए या HCF, दोनों आपने याद रखते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, डिवीजन मेथड के फॉर्मूले आते हैं। आपको सिंपल कहते हैं कि LCM इक्वल टू डैश होता है, इसमें डिफरेंट चीजें दी होती है। आपको इस तरह भी दिया होता है कि HCF ऊपर होता है, यानी लाइक दिस, HCF आपको ऊपर दे दूं और नीचे दे दूं आपको P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ठीक है, इस तरह आपको दे दूं, तो ये नहीं होगा, HCF हमेशा नीचे होता है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। एक तो ये हो गया, हो सकता है ये वाला साइड देकर ये पूछे, या हो सकता है ये देकर ये पूछे, ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, इसी की दूसरी शक्ल, ये जो डिवाइड में HCF है, इसको डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में भेजोगे तो इस तरह बन जाएगा, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। तो हो सकता है ये साइड देकर ये आपसे पूछ ले ये किसके बराबर होता है, तो दोनों पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और अगर ये देकर ये पूछे तो वो LCM और HCF को मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज थे कुछ जो चैप्टर नंबर 5 के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने ये बता दिया बेटा। ये MCQs आते हैं चैप्टर 5 से, इसके बाद चैप्टर 6 पे मूव करते हैं। क्विक से इसको उतार लो बेटा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो चूंकि चैप्टर काफ़ी सारे हैं तो इस लिहाज से वीडियो का अच्छी खासी लंबी हो गई, MCQs भी बहुत ज़्यादा था, डिस्कशन में आए, साथ साथ में बातें भी होती रही, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। कोशिश करेंगे कि इसको महदूद रखें, इसीलिए मेरी कोशिश है कि इसको पार्ट 2 तक महदूद रखूं। आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 तक पूरा देखें और फिर पार्ट 2 का इंतज़ार करें। मैं कोशिश करूँगा रातों रात ही आपके लिए इस वीडियो को अपलोड करने की भरपूर कोशिश करूँगा ताकि कल तक
आप दिन में सुकून से वीडियो देखकर अपना काम चला लें। सो बेटा ये पार्ट 1 तक यहाँ तक महदूद हुआ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैंने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। यहाँ तक चैप्टर 5 तक तमाम जो होंगे वो पार्ट 1 के अंदर होंगे, और बाकी जब आप चैप्टर 6 से ऑनवर्ड जितने भी हम एमसीक्यूज करेंगे दैट विल बी इन द पार्ट 2। सो बेटा वेट फॉर द पार्ट 2, फिर आप इतना कर लें। कम ऑन।